जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। द एग्जाम हॉल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। बिल्कुल पंखे, कूलर, एसी के हवा में बैठकर हमारी क्लास को देख रहे होंगे। साथियों, ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 46 सैंपल पेपर अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लॉन्च किए गए थे, उनमें हमने सैंपल पेपर 1 से लेकर सैंपल पेपर 20 तक का सफर कंप्लीट कर लिया है। आज हम सैंपल पेपर 21 करने वाले हैं। जिन भी साथियों के कुछ कारणवश ये सैंपल पेपर छूट गए, वो जल्दी से हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करें और इन सैंपल पेपर को कंप्लीट करें। साथियों, इन सैंपल पेपर से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है, या यूं कहे कि 100% क्वेश्चन इन सैंपल पेपर से ही आने वाले हैं। ऐसा वक्तव्य जो अग्निवीर के सबसे बड़े अधिकारी है एग्जाम लेने वाले अनूप सिंघल साहब, उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, हम वही सैंपल पेपर आपके लिए करवा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। सबसे पहले हम जीके के 15 क्वेश्चन लेंगे, फिर साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के, और उसके बाद रीजनिंग करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में G20 बैठक का मेजबान देश कौन था? दोस्तों, 2023 में जो G20 की बैठक हुई थी, ये किस देश में हुई थी? तो ये दोस्तों भारत में हुई थी। 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले पाए। और छोटा सा चैनल दोस्तों, इसको सपोर्ट जरूर करें, है ना। हमें आपको हम आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा हमें भी आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नवंबर 2023 में मनोरंजन मिश्रा को निम्नलिखित में से किस संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? दोस्तों, नवंबर 2023 में मनोरंजन मिश्रा जो है, उन्हें किस संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? एक वाला क्वेश्चन आपका कल भी आया था, कल वाले सेट में भी ऐसा था, और सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन आपको आज के सेट में दे दिया गया, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके। मनोरंजन मिश्रा जो है दोस्तों, इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। दोस्तों, जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, अक्सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में नवंबर 2023 में घोल को अपने राज्य मछली घोषित किया था? दोस्तों, किस राज्य ने घोल मछली को अपने राज्य की राज्य मछली घोषित किया था? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है दोस्तों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इनमें से किस राज्य की राज्य मछली घोल है? तो इसका उत्तर आएगा आपका गुजरात। दोस्तों, जो गुजरात है, उसने घोल मछली को अपनी राज्य मछली घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों व्यापारिक लाभ लेना है। क्या उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तकों एवं लेखकों से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते दोस्तों। आर्मी अग्निवीर की एग्जाम में हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 46 तक ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो इसका उत्तर आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दोस्तों बचपन से लेकर असहयोग आंदोलन की घटनाओं का वर्णन किसमें किया? माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ में। हमने बी आर अम्बेडकर की भी एक रचना पढ़ी थी दोस्तों। क्या रचना बी आर अम्बेडकर की? द इन है, कौन सी है दोस्तों बी आर अम्बेडकर की? मुझे याद नहीं आ रहा है। अनटचेबिलिटी ऐसा कुछ है दोस्तों, याद आएगा मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, है ना। महात्मा गांधी कौन सी? माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्या रमजान के महीने के समापन का प्रतीक है? दोस्तों, रमजान के महीने का समापन का प्रतीक कौन सा है? आपने देखा होगा कि जो रमजान है दोस्तों, वो मुस्लिमों का प्रसिद्ध और पवित्र त्योहार है। तो इस महीने के सम्मान का या समापन का प्रतीक क्या दोस्तों? रमजान के समापन का प्रतीक क्या? ईद उल फितर। रमजान का समापन किसके द्वारा किया जाता है? ईद उल फितर के द्वारा। इसी को दोस्तों मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर को क्या बोला जाता है? मीठी ईद, है ना। और मीठी ईद के दिन दोस्तों सेवइयां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सेवइयां बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जन देव की जन्म का स्थान है? दोस्तों,
आप सभी को पता होगा कि जो गुरु अर्जन देव है वो सिखों के पांचवें गुरु थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? पंजाब में। सिखों के जो गुरु थे अर्जन देव, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? दोस्तों यमुना की सहायक नदी यहाँ पर आपसे पूछा गया। उत्तर भारत के सहायक नदियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। गंगा, यमुना, आपके उसके बाद में आ गया ब्रह्मपुत्र। इन नदियों की सहायक नदी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। यमुना की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? उत्तर आएगा इसका चंबल। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और दोस्तों ये नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। जो घाघरा, गंडक है, ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना, घाघरा, गंडक, ये सारी किसकी सहायक नदियां दोस्तों? गंगा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा भारत के निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बचपन से ही आपको पता होगा कि नर्मदा जो है वो भारत की किन पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है। पूर्वी और पश्चिम घाट से नीलगिरी और इलायची पर्वत श्रृंखला से विंध्य और सतपुड़ा। दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो जो नर्मदा नदियां हैं, नर्मदा नदी है वो दोस्तों किस पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे घनी जनसंख्या आबादी वाला राज्य है? दोस्तों अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया। सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा दोस्तों? और वो भी दूसरे नंबर का पूछा है। सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है और दूसरे नंबर पे? तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगर पहले नंबर का पूछा जाता कि सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर आता दोस्तों बिहार। सबसे अधिक घनी आबादी वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार, है ना। और दूसरे नंबर का यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारत का दूसरा सबसे घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर आएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? जो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है, ये कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम में घूमता रहता है। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेलिंगटन? इसका उत्तर आएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आ गया समझो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चुक का सिद्धांत भारत के किस वायसराय गवर्नर जनरल द्वारा पेश किया गया था? चुक का सिद्धांत दोस्तों इसके बहुत सारे नाम है। एक चुक का सिद्धांत हो गया आपका, एक विलय नीति हो गई, एक हड़प नीति हो गई। ये सारे इसी से संबंधित है। जो चुक का सिद्धांत है दोस्तों, इसी को विलय का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसी को हम हड़प नीति भी बोलते हैं। ये किस वायसराय द्वारा पेश किया गया था? इसका उत्तर आएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। और इसी सिद्धांत के द्वारा दोस्तों झांसी और सितारा की जो रियासत है उनको अंग्रेजों ने अपनी रियासत में शामिल किया था। झांसी की रानी भी इसी के कारण जो लॉर्ड डलहौजी से लड़ाई की थी उन्होंने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर सावज कहाँ का था दोस्तों? 2022 में जो आयोजित हुए थे 36वें राष्ट्रीय खेल, उनका शुभंकर सावज क्या था दोस्तों? एक एशियाई शहर, है ना। 2022-23 का करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अधिकतम कितने सदस्य राज्यसभा में होने चाहिए? दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा 238। कितने सदस्य होने चाहिए? 238। देखो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250, जिसमें से 238 तो चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों कला है, साहित्य है, संस्कृति है, खेल है, इन अलग अलग क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भोजन का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? दोस्तों भोजन का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 21 में। जीने के अधिकार में दोस्तों भोजन का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस राज्य में हिडन में भारत का सबसे बड़ा वायुसेना स्टेशन है? दोस्तों किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वायुसेना स्टेशन स्थित है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका उत्तर आएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर में उत्तर प्रदेश छुपा हुआ है। ये हमारे जीके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम साइंस के क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 से आपके साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट स्टार्ट होते हैं। 2:24 पहला क्वेश्चन दोस्तों साइंस में, गति के प्रथम नियम को और किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों गति का जो प्रथम नियम है इसको भी आप आईएमपी मार्क कर लीजिएगा। आपको पता होगा कि 4 से 5 बार ये क्वेश्चन भी आपके अग्निवीर के सेट में रिपीट हो चुका है। गति का प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? आकर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, प्रतिकर्षण का नियम या आयु संरक्षण का नियम? गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। दोस्तों जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए, यदि वह विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर वो गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी। ये दोस्तों गति का प्रथम नियम है, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ओम का नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? दोस्तों जो ओम का नियम है वो किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ओम का नियम जो किसी चालक में विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच में संबंध का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, किताबों से भरे बॉक्स की तुलना में खाली बॉक्स को धक्का देना आसान है, इसके लिए पिंड का कौन सा गुण उत्तरदायी है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किताबों से जो भरा बॉक्स है, यानी कि दो बॉक्स है, एक बॉक्स में किताबें भरी हुई है और एक बॉक्स आपका खाली है। बोला गया है कि खाली बॉक्स को धक्का देना आसान है, इसके लिए पिंड का कौन सा गुण उत्तरदायी है? यानी कि हम इन दोनों बॉक्स को दोस्तों पुश करते हैं, एक तो इसको धक्का देते हैं और एक इसको धक्का देते हैं। जो खाली बॉक्स है दोस्तों ये आसानी से धकेला जा सकता है भरे बॉक्स के मुकाबले, तो इसके लिए कौन सा गुण उत्तरदायी? उत्तर आएगा दोस्तों द्रव्यमान, क्योंकि जिसका द्रव्यमान कम होता है उसको आसानी से दोस्तों उठाया जा सकता है, धकेला जा सकता है। जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसको उठाने में अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर कौन सा गुण उत्तरदायी दोस्तों? द्रव्यमान का, वजन का। क्वेश्चन नंबर 19, किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता सामान्यतः उसकी घटक धातु की प्रतिरोधकता की तुलना में उच्चतर होती है। दोस्तों मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो एक सामान्य धातु की जो प्रतिरोधकता है उसकी तुलना में उच्चतर होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः खाना पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सामान्य रूप से खाना पकाने के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं? सभी को पता होगा दोस्तों, इसके लिए हम एलपीजी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं खाना पकाने के लिए? एलपीजी का, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको ये लिक्विडेड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मैथेन गैस से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। मैथेन गैस के ज्वलन के लिए कितने ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है? दोस्तों 2 ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं बोल दूं कि एक सितारा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सितारा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं देंगे तो उनके पेट के जो चूहे दोस्तों कूदते रहेंगे, है ना। आर्मी अग्निवीर को ले लो आप, चाहे एसएससी को ले लो, चाहे बैंकिंग को ले लो, या फिर कोई सी डिफेंस एग्जाम को ले लो, ये वाला क्वेश्चन मैंने हर सेट में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मिसेल्स इस शब्द की व्यवस्था को संदर्भित करता है। दोस्तों मिसेल से जो है किसको संदर्भित करता है? मिसेल्स क्या होता है पहले तो आपको बताना है। साबुन का आयनिक सिरा घी के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, जबकि कार्बनिक श्रृंखला जल के साथ। दोस्तों घी के साथ तो साबुन को हम मिलाएंगे नहीं, है ना। कपड़ा धोंगे तो घी के साथ साबुन को नहीं मिलाएंगे। साबुन का आयनिक सिरा क्लोरोफॉर्म के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, जबकि कार्बन श्रृंखला जनकर, ये भी गलत है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया नहीं करेगा। साबुन का आयनिक सिरा जल के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल के साथ पारस्परिक क्रिया करती है। दोस्तों ये आपका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके कपड़ों पर यदि दाग लगे हुए और उसको हमने साबुन में घोला है ना, पानी में गलाया, तो आपका क्या रहेगा कि साबुन का जो आयनिक सिरा है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन श्रृंखला जो है तेल के साथ अभिक्रिया करेगी।
और दोस्तों इस तरह से आपका जो तेल का धब्बा है कपड़े पे बना हुआ है, अब किसी भी प्रकार का धब्बा उसको दोस्तों यहाँ पर मेल को ये अलग कर देंगे, उसको कमजोर बना देंगे और आसानी से वो मेल हमारे कपड़े से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विसरण प्रक्रम का सटीकता पूर्ण वर्णन करता है। दोस्तों विसरण क्या होता है? विसरण का अर्थ होता है खुशबू का फैलना, यानी कि मैंने इस कमरे में इत्र लगाया और इस इत्र की सुगंध दूसरे कमरे में भी चली गई, तीसरे कमरे में भी चली गई, इसको हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विसरण प्रक्रम का सटीकता पूर्वक वर्णन करता है। दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः आपस में मिलना, दो भिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का स्वतः आपस में नहीं मिलना, एक ही प्रकार कणों का आपस में मिलना, एक ही प्रकार के कण आपस में मिलते ही नहीं दोस्तों, है ना। यहाँ पर दो भिन्न प्रकार के पदार्थों आपस में नहीं मिलना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा आपका? दो भिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का स्वतः आपस में मिलना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? विसरण कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। डीएनए और प्रोटीन निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग होता है? दोस्तों डीएनए और जो प्रोटीन है वो किस कोशिकांग का भाग होता है? इसका उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिक। डीएनए और प्रोटीन किसका भाग होता है दोस्तों? नाभिक का। और डीएनए के द्वारा दोस्तों बहुत सारी फॉरेंसिक लैब में पता लगाया जाता है कि ये किसका कंकाल है, या फिर कोई बच्चे का पता लगाना हो कि इसके माता पिता कौन है, तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं? डीएनए टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कीट पुष्पों का वीक्षण करते हैं और अपने शरीर पर किस पदार्थ को ले जाते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा जो मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खी, तितली, ये कीट पतंग जो होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? फूल पर बैठते हैं और वहां से दोस्तों परागकण उठाकर दूसरे फूल पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार दोस्तों पौधों में पर परागण की क्रिया संपन्न होती है ना। इस प्रकार क्या होता है? पौधों में पर परागण की जो क्रिया, निषेचन की क्रिया, वो संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मानव हृदय के प्रकोष्ठों के बीच विभाजन में सहायता करता है। दोस्तों मानव हृदय के प्रकोष्ठों के बीच जो विभाजन में सहायता करता क्या है? शुद्ध और अशुद्ध रक्त के मिश्रण से बचने के लिए। जो मानव हृदय है दोस्तों, तो चार प्रकोष्ठों में बटा हुआ है। हमारे हृदय के कितने भाग हैं? चार भाग है दोस्तों। एक इधर तो क्या है? शुद्ध रक्त, और एक इधर अशुद्ध रक्त, CO2 युक्त ये रक्त है ना। यहाँ पर दोस्तों O2 युक्त रक्त है, ये दो प्रकोष्ठों में, और इधर CO2 युक्त रक्त है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त के मिश्रण को बचाता है। जो हमारे चेंबर होते हैं, बने होते हैं हृदय में, ये क्या करते हैं दोस्तों? शुद्ध और अशुद्ध रक्तों को अलग अलग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। लड़कों में गले का उभरा हुआ भाग जो बढ़ता हुआ स्वर यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर कंठ में कुछ लड़कों का जो एक गोल गोल भाग है उभरा हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं कंठमणि, है ना। किस किस को कंठमणि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। कंठमणि को हम क्या बोलते हैं? एडोम्स एप्पल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? एडोम्स एप्पल, है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों 8th क्लास का, एडोम्स एप्पल जो है हमारी 8th क्लास के सिलेबस में इसका डिटेल समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। मैंने एक बात नोटिस की है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है कि अग्निवीर हो गया, चाहे SSC हो गया, या फिर कोई सा भी वनडे एग्जाम हो गया, क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से उठाए जाते हैं? क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाया जाता है। जो 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे दोस्तों इन क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। और आर्मी अग्निवीर की जो सिलेबस की बात कर ले दोस्तों, तो ये 9th 10th इन्हीं के सिलेबस से उठाया जाता है। अधिकतर क्वेश्चन मुझे 8th 9th और 10th क्लास के यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से किसमें सुबेरिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है जो उन्हें गैसों और जल के प्रति अपरागमान्य बनाता है? दोस्तों इसका उत्तर आएगा कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? आपकी जो कोको कोला होती है, थम्सअप होती है, लिम्का होती है, इनका ढक्कन जो होता है उसके अंदर एक प्लास्टिक का गोल घुमावदार पदार्थ लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में पर्णहरित नहीं होता? दोस्तों नीम में पर्णहरित पाया जाता है, तुलसी में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है। अमरबेल जो है इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, दूसरे पौधों पर ही निर्भर रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। प्रजनन का वह प्रकार जिसमें मूलों, तनों, पत्तियों या कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते क्या कहलाता है? एक ऐसा प्रकार प्रजनन का जिसमें मूल, तने और पत्तियों या कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रजनन, परागण, निषेचन या अलैंगिक प्रजनन? दोस्तों उत्तर आएगा इसका अलैंगिक प्रजनन। यहाँ पर हमारे जीके और साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब दोस्तों हम मैथ्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 31, संख्याओं 3, 5, 8, 8 का औसत कितना। दोस्तों औसत का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ही है। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर दोस्तों हमको संख्याओं का योग करना है। संख्याओं का योग करेंगे कितना आएगा, 3, 5, 8, 8, 8, 16 और 8, 24। संख्याएं कितनी है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, चार संख्या दोस्तों। इसको डिवाइड करेंगे 4 से 24 को, 4 छंग 24। तो एवरेज कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6। कितना आ रहा है एवरेज दोस्तों, 6। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है दोस्तों। अगर आप करना चाहो तो मैथ्स से और रीजनिंग के पूरे 50/50 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन आप रीजनिंग के सोल्व कर सकते हो। आपका एक भी नंबर यहाँ पर माइनस नहीं होने वाला। प्रथम 7 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 7 सम प्राकृत संख्या कौन कौन से दोस्तों, उसको हम लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 14। दोस्तों ये प्रथम 7 प्राकृत संख्या है, इनका औसत आपको बताना। तो इनका औसत कितना होगा, इनका औसत दोस्तों मैंने आपको बताया कि इनको आपस में जोड़ लो और जितनी संख्या उससे भाग दे दो। एक तो ये तरीका हो गया। एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी दोस्तों आपका होता है, प्रारंभिक संख्या ले लो एक, 2 और एक अंतिम संख्या ले लो 14, डिवाइड बाय 2 कर दो दोस्तों। 14 और 2 कितने हुए, 16, डिवाइड बाय 2, 2 8 16। क्या आएगा दोस्तों इसका उत्तर, सी, है ना। ये इसका शॉर्ट तरीका है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो दोस्तों। 2 4 6 हुआ, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42, 43 44, 45 46 और 56। 56 डिवाइड बाय दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, 7 एकम 7, 7 8 56। दोनों तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इनको आपस में जोड़ लो कितना आएगा, 9 4 13 हुआ दोस्तों, 13 13 26 और 3 29। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। कैलकुलेशन दोस्तों बहुत फास्ट आपको बनानी है ना। रोज अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन प्लस के, 10 से 15 क्वेश्चन माइनस के, 10 से 15 क्वेश्चन गुणे के और 10 से 15 क्वेश्चन भाग के, कुछ बोर्ड मास क्वेश्चन ऐसे करोगे दोस्तों, आप कैलकुलेशन आसानी से फास्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 11/1000 का दशमलव समतुल्य कितना होगा। 11/1000 दोस्तों, दशमलव समतुल्य आपसे पूछा गया है। दशमलव लगाने के लिए क्या करते हैं, देखिए नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है। ऊपर आप 3 अंकों को गिनो और उसके बाद दशमलव लगा दो। एक अंक, 2 अंक कुछ नहीं है तो जीरो लगाओ और यहाँ पे दशमलव, है ना, 0.11। ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन गलत दिए गए हैं, है ना। ऑप्शन इसके सारे ही गलत हैं। उत्तर क्या रहने वाला, 0.11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 400 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं दोस्तों। 400 का अगर 400 में हम गुणा करते हैं यानी कि 400 का वर्ग निकालते हैं तो कितनी जीरो रहेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 400 है, इसका 400 मल्टीप्लाई करें तो कितनी जीरो रहेगी। देखते ही पता चल रहा है 4 जीरो रहेंगी। पूरा कर भी लेते, 4 चौक 16, 1 2 3 4, कितनी जीरो रहेंगी दोस्तों, 4 जीरो रहेंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 5 और 10 का एलसीएम कितना है। एलसीएम के सवाल दोस्तों अब मुझे बहुत ही बच्चे सवाल लगने लगे आपके हिसाब से भी, क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर इन क्वेश्चन को करेगा तो वो सोल्व कर लेगा। 5 10 का एलसीएम पूछा है दोस्तों। 5 और 10, सबसे पहले तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 5 यहाँ पर भी है। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, है ना। ऐसे सवाल को करवाना नहीं चाहिए पर बहुत सारे बिगिनर बच्चे हो तो उनके लिए मैं ये करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 6 है, उसी संख्या का 3/4 भाग कितना हो।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो दोस्तों एक बार। क्या लिखा गया है, किसी संख्या का एक चौथाई भाग 6 है, तो उस संख्या का 3/4 भाग क्या होगा। संख्या आप भूल जाओ दोस्तों। मैं यहां पर लेता हूं एक पिज्जा। पिज्जा का दोस्तों 1/4 भाग कितना है, 6। यानी कि दोस्तों इसके 4 हिस्से करते हैं, तो ये जो हिस्सा दोस्तों ये 6 है। कोई सा भी हिस्सा मान लो आप, 1/4 भाग यानी कि चारों हिस्सों बराबर होंगे। तो ये हिस्सा कितना दोस्तों, 6। ये वाला हिस्सा कितना है यहाँ पर, 6। 1/4 हिस्सा अगर 6 है, तो उसी संख्या का 3/4 कितना होगा दोस्तों। अगर ऐसे 3 डिब्बे हम बना दें, ऐसे 3 डिब्बे हम बना दें, तो ये कितना होगा। अब तो आप आसानी से बता पाओगे, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आया समझ में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक संख्या है जिसका 1/4 भाग 6 है, यानी कि 4 हिस्से अगर हम करते हैं, एक संख्या के 4 हिस्से करते हैं, तो चौथा हिस्सा कितना है, 6। तो उसके तीसरा हिस्सा क्या होगा दोस्तों, 1/3 हिस्सा क्या है, तो उसका 1/3 हिस्सा क्या होगा दोस्तों, 3/4 हिस्सा 18 होगा, है ना। 2/4 पूछते दोस्तों तो 12 होता, और 4/4 जी पूछ लेते तो कितना होता, 24 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर वही दोस्तों, बिल्कुल बच्चों के लेवल वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। 300 और 250 को सरल करेंगे तो कितना आएगा। कैसे करेंगे इसको, 300 लिखा है और 250 लिखा है, इसको सरल करना दोस्तों, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो आप। 5 को 30 और 25 क्या यही आ रहा है क्या, 6:5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 6:5। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 8,000 रुपए, यदि वह हर महीने 6400 रुपए खर्च करता है, तो उसके मासिक वेतन का उसकी मासिक बचत से अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। क्या बोला है कि मासिक वेतन कितना है, 8,000 रुपए, यानी कि हम इनकम मान लेते हैं 8,000 रुपए। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। लड़का मानू लड़की मानू इसको, हम्म? लड़की मान लेता हूँ। क्या नाम लिखूं इसका, तन्नू। तन्नू लिख दिया भाई। तन्नू का मासिक वेतन कितना है, 8,000 रुपए, यदि वह हर महीने 6400 रुपए खर्च करती है। यानी कि इनकम कितनी है तन्नू की, 8,000 रुपए है। अन्नू क्या करती है, इसमें से 6400 रुपए खर्च कर देती है। उसका दोस्तों हर महीने का खर्च जो है, हर महीने का खर्च जो है, एक्सपेंडिचर, वो कितना है, 6400 रुपए। अब आगे बोला गया है कि 8,000 रुपये कमाती है और 6400 रुपये खर्च कर देती है, तो उसके मासिक वेतन का उसकी मासिक बचत से अनुपात बताना दोस्तों। अगर 8,000 रुपये कमाती, 6400 रुपये खर्च कर देती है, तो उसकी दोस्तों बचत जो है, सेविंग है, वो कितनी हो जाएगी, 6400, अगर 8,000 में से हम घटाएंगे तो 1600 हो जाएगी। ये उसकी बचत है। अब क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि जो इनकम है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो इनकम है इसका और जो सेविंग है इसका अनुपात आपको बताना है। इनकम दोस्तों 8,000 रुपये और सेविंग जो है वो 1600 रुपये है। इन दोनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हुई, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, तो इनका अनुपात क्या होगा दोस्तों, 5:1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कैसा लग रहा है, रंगीन करवाया मैंने पूरा बोर्ड, कलरफुल कर दिया एक सवाल में, है ना। आसानी से समझ में भी आया होगा आपको। क्या आएगा इसका उत्तर, 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ऐश्वर्या किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर देती है। ऐश्वर्या, है ना, टीवी एक्ट्रेस जो है ऐश्वर्या, वो किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। तो ऐश्वर्या जो है किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है भैया, और रानी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। जो रानी मुखर्जी है, वो उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि ऐश्वर्या और रानी दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो उसे कितना समय लगेगा। अगर दोस्तों ऐश्वर्या और रानी दोनों एक साथ काम करे, तो उसे इस कार्य को करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा।
सबसे पहले दोस्तों टोटल कार्य हम देख लेते हैं। 6 और 18 का एलसीएम आपका टोटल कार्य होगा। 6 और 18 का एलसीएम लोगे तो 18 आपका एलसीएम हो जाएगा। इसको हम टोटल वर्क बोलते हैं, है ना। एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ा खुद से ही ट्राई करना है ना। इसके पहले मैं आपको एलसीएम लेना सिखा चुका हूँ। अब 18 आपका टोटल वर्क आ गया दोस्तों। एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी कितनी है, 6 के 6 दिन में दोस्तों 18 कार्य करती है ऐश्वर्या, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 6 18, कितनी होगी 3। और रानी करती है 18 दिन में दोस्तों उस कार्य को, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 18 एकम 18 यानी कि 1। दोनों की एफिशिएंसी अगर हम मिला दे दोस्तों, दोनों की एफिशिएंसी को अगर मिला दिया जाए तो 3 और 1 कितना हुआ 4। 4 की एफिशिएंसी से 18 वर्क को कंप्लीट करना है, कितना आएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचेगा 2, 4 पंजे 20। क्या उत्तर आ जाएगा दोस्तों 4.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। यदि एक आयत की लंबाई 15 मीटर है और इसका विकर्ण 17 मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको उलझा सकता है, बिल्कुल ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है 15 मीटर। आयत की लंबाई कितनी है 15 मीटर, लेंथ हमने 15 मीटर है। और विकर्ण 17 मीटर है दोस्तों। विकर्ण जो है डायगोनल है, वो कितना है यहाँ पर 17 मीटर है। चौड़ाई कितनी दोस्तों, तो चौड़ाई जो ब्रेथ है वो हमको फाइंड करनी है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण कितना दे रखा आपको डायगोनल 17, 17 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर प्लस में आपका आ जाएगा आधार का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर दोस्तों 290 आता है और 15 का स्क्वायर कितना आता है 225। आधार का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो आधार का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतर कर देंगे। 289 इसमें से 225 को माइनस कर देंगे। 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा, कितना आएगा दोस्तों 64। आधार स्क्वायर कितना आ रहा हमारा 64। तो आधार कितना आएगा दोस्तों, स्क्वायर कटेंगे तो ये 8 64, क्या आएगा हमारा 8। आधार हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। आधार कितना आ रहा है 8। अब आपको परिमाप बताना दोस्तों, एक त्रिभुज की आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और परिमाप आपको ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र मैं आपको बता दूं क्या होता है। परिमाप का सूत्र 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप ज्ञात करना दोस्तों, तो 2 गुना लंबाई कितनी हमारी 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। इन दोनों को आपस में जोड़ लो, 15 और 8 कितना हुआ 23। 23 दूना कितना होगा दोस्तों 46। किस ऑप्शन में 46, ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, है ना। सारी यूनिट अगर मीटर में तो ये भी आपका मीटर ही होना चाहिए। आया समझ में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। किसी संख्या में उसका 2/5 भाग जोड़ने पर योगफल 63 प्राप्त होता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर मूल संख्या हम क्या लेते हैं 5। मूल संख्या क्या लेते हैं 5। इस 5 में दोस्तों 2/5 भाग हम जोड़ते हैं। इस 5 में यदि हम 2/5 भाग जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता दोस्तों 63 प्राप्त होता। मूल संख्या आपको बतानी है, क्या बताना आपको, मूल संख्या बतानी है। 5 का एलसीएम 5 ही आता है। यहाँ पर इसको दोस्तों हम 5x मान ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा हाइड करता हूँ, या फिर इसको और अच्छे तरीके से करते जिससे आपको आसानी से समझ में आए। क्या बोला है कि एक संख्या है, उस संख्या में उस संख्या के 2/5 भाग को जोड़ते हैं तो हमें योगफल 63 प्राप्त होता। मूल संख्या आपको बतानी है दोस्तों। हम यहाँ पर सपोज करते हैं एक संख्या को 5 मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों 5 मानते हैं, है ना, या 5x मान लेते हैं।
इस 5x में उस संख्या का 2/5 भाग अगर जोड़ते हैं, 2/5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 का। चलिए ये भी करवा देता हूँ। ये 5x में दोस्तों अगर हम 2/5 भाग जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 63 प्राप्त होता है। मूल संख्या आपको बतानी दोस्तों। ये कितना हो जाएगा हमारा? 5x और 2/5x जो है ये हो जाएगा दोस्तों 7/5x बराबर 63। इसका मान कितना दे गया दोस्तों? 63। 7 एकम 7, 7 नाम 63। अब हमारे पास में क्या बचा है? x/5 और 9। 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, x का मान कितना आ जाएगा? 45। तो हमारा मूल संख्या क्या होगी? 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी और इसका मान दिया गया 72 डिग्री। कोण ए बराबर कोण बी है और उसका मान 72 डिग्री कोण से आपको ज्ञात करना है। दोस्तों सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण आपको दिए गए 72 72 डिग्री के, तो 72 72 कितना हुआ आपका? 2 दूना 4, 70 दूना 140, 144। 180 में से 144 माइनस करो दोस्तों, क्या आएगा? 80 में से 4 गया तो 6, 36 डिग्री। क्या आएगा दोस्तों? 36 डिग्री। यानी कि एक ट्राइंगल है, इसके दो कोण दिए गए, ये भी 72 डिग्री का है और ये भी 72 डिग्री का है, और इस कोण का मान आपसे पूछा गया है। एक एबीसी एक त्रिभुज है, दो कोणों का मान दिया गया, तीसरा आपको बताना है। तो 72 72 जोड़ेंगे 144 आएगा, 180 में से 44 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 36 डिग्री। 225 लीटर का 20% कितना होगा? दोस्तों प्रतिशत का तो मैंने आपको भर भर के क्वेश्चन करवाए। 225 लीटर का 20% आपको बताना। 225 का 20% यानी कि 20/100। 25 चुक 100, 25 नवे की 225। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 9 पंजे 45। है ना? बहुत ही आसानी से सोल्व होते हैं मैथ्स के सवाल। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। यदि दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो जाती है तो दूध की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों दूध की कीमत कितनी थी? 50 रुपए प्रति लीटर। बढ़ी कितनी? 60 हो गई तो 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और जीरो 20%। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 20% की। तो ये था हमारे मैथ्स के से क्वेश्चन। अब रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते दोस्तों। क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत आसान से आते हैं और ये इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने जल्दबाजी की तो आप सवालों को गलत कर जाओगे, है ना? ये सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया? सिंपल सा पूछा, कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में बाएं से 18वां है? अब दोस्तों बाएं से 18वां कौन सा है वो आपको बताना है। दाएं से। किधर से दोस्तों? दाएं से 18वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या था इस क्वेश्चन में? गलती यही करेंगे दोस्तों, पढ़ने में आप दाएं को बाएं पढ़ लोगे और बाएं को दाएं। अगर आपने इधर से गिन लिया तो आप गलती कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 47। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम विन्यास को उसी क्रम में दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब दोस्तों ये बच्चा क्वेश्चन आपके लिए बन गया होगा। ए टू जेड आपको यहाँ पर जमाना है। सबसे पहले क्या आएगा? ए के बाद बी। बी किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। यानी कि बिल्ड आपका सबसे पहले आएगा, 3 से ही शुरू होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? एल आता है कि आर आता है कि एच आता है या यू आता है? इसका उत्तर है दोस्तों एच आता है। तो 3 से शुरू हो रहा है, ये भी ऑप्शन नंबर डी में। कुछ क्वेश्चन तो आप ऑप्शन देखकर ही उड़ा दोगे, है ना? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 देखिए।
उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्दों के सही विन्यास को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे आते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लो, ग्रीन ये पहले आएगा, जी के बाद HIJKLM, एम आएगा दोस्तों। सबसे पहले दो आएगा, दो के बाद तीन। इसमें नहीं है, दो के बाद तीन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर है आपका सही उत्तर है ना। इन क्वेश्चन में किस किस को समस्या आ रही है जल्दी से मुझे बताइए, उनको मैं थोड़ा सा और समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में समझाने वाला कुछ है ही नहीं, आपको A to Z अल्फाबेटिकल क्रम में इनको जमाना है। यानी कि देखिए, इसमें सबसे पहले जी आता है चारों ऑप्शन में, जी के बाद फिर एम आता है, फिर एम के बाद आपका आर आता है, आर के बाद टी आता है। ये वाला आपको क्रम जमाना, बस और कुछ भी नहीं। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित तरीके से डीके को 23 लिखा जाता है, एचओ को 27 लिखा जाता है, उसी प्रकार यूएस को 45 और वाई डब्ल्यू को 49। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए जीएम 34 निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है। यहाँ क्या दे रखा है, डी के जो उसको 23 लिखा जाता है। इनको दोस्तों आप जोड़ लो, कितना हुआ, डी 4 नंबर पे आता है और के 11 पे आता है। डी कितना नंबर पे आता है, 4, और के 11 पे आता है। एच 8 पे आता है और ओ 15 पे आता है। उसी प्रकार यूएस, कौन सा कोड लग रहा है दोस्तों, जल्दी से देखिए इसमें। डी के, डी के में क्या आता है, 4 और 11। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सवाल थोड़ा सा अटका दिया है। आप में से बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका उत्तर। डी के 23 नंबर पे है ना, एच 27 पे। कौन सा कोड लगाया हुआ है इन्होंने, डी 4 पे आता है, 4 और 11, इससे 23 कैसे बनेगा। 11 और 4 हुआ आपका 15। हम्म। 4 चुक 16, और 16 और 11, ये भी नहीं हो रहा है। 4 दूना 8, 11 और 8 नहीं। साथियों इसको अभी होमवर्क रखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको कल करवा दूंगा, है ना। क्षमा चाहते हैं आपसे, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या हमें भी आ रही है, तो इसको थोड़ा सा मैं कल देख के करवा दूंगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट के सवाल आपको कैसे लगे, इनका लेवल आप देखकर बताइए कि अग्निवीर की एग्जाम में ऐसे सवाल आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है ना। क्वेश्चन में मैं एक भी क्वेश्चन के साथ दोस्तों छेड़खानी नहीं करता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट में सेम वही क्वेश्चन में उठाकर पढ़ाता हूँ। तो इस क्लास को दोस्तों अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अग्निवीर बनने का अपना सपना पूरा कर पाए, है ना। तब तक के लिए हमारा आपसे एक ही स्लोगन है, जय हिंद।